वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं आपके साथ नीलम दांगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था महत्व समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, समापवर्तक और समापवर्तक क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या, ये सभी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है। जिसने अभी तक ये चीज़ें नहीं समझी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। महत्व समापवर्तक दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, दो या दो से अधिक जितनी भी संख्याओं का लसाअ ज्ञात करना हो, सबसे पहले उन संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, फिर उन्हें क्रम में लिख लेते हैं और उन सभी के नीचे उन गुणनखंडों को लिख लेते हैं जो सभी में है। उनके बाद उन गुणनखंडों को जो सर्वनिष्ठ नहीं है उन्हें भी लिख लेते हैं और इन गुणनफल का ही अभिनिष्ठ लसाअ होगा। गुणनखंड इन सभी का गुणनफल ही अभिष्ट लसाअ होगा। पहले हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका उदाहरण कैसे होता है। अगर हमें तीन संख्या दे दी गई जैसे 20, 25 और 13 का लसाअ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ये गलत दिया हुआ है, तो क्या करते हैं 20 का पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, फिर 25 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, फिर 30 के गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम जब में से ज्ञात करते थे तब हम कॉमन फैक्टर ज्ञात करते थे, कॉमन फैक्टर को लिख लेते थे और सबकी मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वह हमारा में से आ जाता था। लेकिन यहाँ क्या करते हैं कि जो भी आपके कॉमन फैक्टर हैं उनको भी लिखेंगे और जो बाकी आपके शेष बचे हुए हैं तो उन्हें भी लिख लेंगे। तो क्या है, आपके सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो इसमें क्या है, इसमें 2 है, 2 बार 2 दिया गया है तो 2 बार 2 लिख लेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर लेंगे, ना कि कम से कम। और यहाँ पर 2 बार 5 दिया गया है तो ये लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 दिया गया है तो ये लिख लेंगे। तो आपके इसमें सारे कवर हो जाएंगे। और अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आपका 300 आपका लसाअ आ जाएगा। तो इस विधि से हम ऐसे लसाअ ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं भाग विधि से। इसके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इनके बहुत सारे हम उदाहरण समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं भाग विधि द्वारा लसाअ कैसे ज्ञात करते हैं। भाग विधि से लसाअ ज्ञात करने के लिए संख्याओं को एक पंक्ति में लिखते हैं। ओके, अब इन्हीं छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देकर देखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया जब तक सभी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती तब तक हम इसको ऐसे ही भाग देते रहते हैं और लास्ट में 1 1 1 तक यह प्रक्रिया हम करते हैं। अंत में सभी अभाज्य संख्याओं की जिसे भाग दिया गया आपस में गुणा कर लेते हैं, तो गुणनफल ही सभी संख्याओं का अभिष्ट लसाअ होता है। वैसे अगर हमको कोई संख्या दे दी जाती है तो हम ऐसे पंक्ति बना के तो ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें एक्सप्लेन करना होता है तो वो भी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ अच्छे से समझाया गया है कि सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, फिर कम से कम एक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। यह प्रक्रिया चलती है जब तक पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाता, फिर जिससे भाग दिया जाता है उनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे किया गया है कि सबसे पहले हमने पंक्ति में लिख ली दी गई संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, 20 और 35। फिर एक बार फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 तो नहीं होगा और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 35 भी डिवाइड नहीं होगा। तो फिर 2 से बाद में हम
3 से डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा 35 डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो पा रही है तो हम अब इससे नेक्स्ट संख्या लेंगे 4, 4 से भी नहीं हो पाएगा तो 5 लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 1 और 7 आ जाएगा। अब 7 से यहाँ क्या हुआ है, अब 5 से तो डिवाइड हो गई, 6 से नहीं होगी तो इससे बड़ी संख्या लेंगे 7, तो 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब जो भी हमारा ये बचा है इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा अभिष्ट लसाअ पे आएगा वह आएगा, इन सभी की गुना करके आ जाएगा आपका 840, ओके 840। तो संख्या 30, 40 एवं 70 का लसाअ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 840 यानी 840। तो ऐसे हम भाग विधि से लसाअ पे ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी लसाअ पे ज्ञात कर सकते हैं। इजी ये वाला है, भाग विधि से इजी है। हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कैसे क्या है। जैसे हमारी 3 संख्या दे दी गई है का लसाअ पे ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले इन्हें एक सीरीज में लिख लेंगे। फिर सबसे छोटी संख्या पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 150 को डिवाइड करेंगे तो आपका 75 आ जाएगा और 200 को डिवाइड करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 25 तो नहीं डिवाइड होगा तो इसको करेंगे, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। अब ये ऐसी संख्या आ गई कि आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो इससे आगे की नेक्स्ट बड़ी संख्या लेंगे तो 3 लेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आपके अगर 3 से डिवाइड हो गया तो ये 25, 25, 25 आ गया, तो फिर 3 से बड़ी संख्या लेंगे 4, 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इससे बड़ी लेंगे 4, 4 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका 25 को 5 से डिवाइड करके 5, 5 आ जाएगा। और लास्ट में इन सभी को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 आ जाएगा। इसे आगे 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपका 1, 1 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि जो जितनी भी संख्या से हमने भाग दिया है इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 5, तो क्या करेंगे, ये 8 हो जाएगा और 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 फिर आ जाएगा आपका 105 और 100 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 525, तो यह है आपका लसाअ हो जाएगा। ओके, तो इसका आपका अभिष्ट लसाअ आ जाएगा 525। ओके फ्रेंड्स, तो आप लसाअ और लसाअ ज्ञात करने की विधि सीख गए होंगे। तो लसाअ और लसाअ ज्ञात करने की 2 विधियाँ, गुणनखंड विधि और भाग विधि, जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 2 संख्या दे दी गई, इनका लसाअ ज्ञात करो, इनका लसाअ ज्ञात करो, भाग विधि से ज्ञात करो। आपको सभी विधि ज्ञात होनी जरूरी है। अब देखते हैं 2 संख्याओं के लसाअ और लसाअ में संबंध। तो 2 संख्याओं का लसाअ और लसाअ उन संख्याओं के मध्य निम्न संबंध होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना लसाअ गुना लसाअ। ये आपका फॉर्मूला है 2 संख्याओं के लसाअ और लसाअ के मध्य संबंध का फॉर्मूला है। यह कैसे यूज होता है चलिए देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2 संख्याओं का लसाअ 25, 20 है और लसाअ आपका 12 है, तो इसमें पहली संख्या आपका 504 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारा फॉर्मूला याद होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा लसाअ गुना लसाअ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लसाअ गुना लसाअ। यहाँ आप मान टेक लीजिए, पहली संख्या आपकी 504, दूसरी संख्या हमें निकालनी है और लसाअ और लसाअ दे रखा है आपका, लसाअ दिया गया है आपका 2520 और लसाअ दिया हो गया है आपका 12। तो क्या करते हैं, दूसरी संख्या ये यहाँ पर गुना है तो यह इन दोनों के भाग में चला जाएगा,
जब इनसे डिवाइड करेंगे तो आपको 16 आ जाएगा। तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 16। आप इसको नोटबुक पर डिवाइड करके देखिएगा कैसे आया ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का मैस है 23 है और लेस है आपका इतनी बड़ी संख्या 11,339। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस। तो इसमें सबसे पहली संख्या का मान 391 है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए। आपके फॉर्मूला याद है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसा गुना मैस है। तो क्या है कि पहली संख्या आपकी 391 दी गई है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है और लैसे आपको दिया गया है 11,339 और मैसे दिया गया है 23। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमारा इधर गुना में है तो इक्वल से इस साइड आके ये भाग में हो जाएगा। जब इनको गुना भाग करेंगे तो आपका 667 आ जाएगा। तो आपकी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वह 667 हो जाएगी। आप इसको भी नोटबुक पे करके देखिए 667 कैसे आया। तो इस तरीके से आप सीख गए हैं मैसे ज्ञात करना, लैसे ज्ञात करना और दो संख्याओं के मध्य मैसे और लैसे में संबंध। और अब यहाँ देखेंगे हम अपवर्त्य क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपवर्त्य, अपवर्तक, समापर्त्य और समापर्तक, इन चारों में क्या अंतर है। अपवर्तक हमने पहली वीडियो में समझा हुआ है। अब अपवर्तक देखेंगे, यानी गुणज, मल्टीप्लाई। जो संख्या किन्हीं संख्याओं के आपस में गुणन से बनती है वह संख्या उन संख्याओं का गुणज या अपवर्त्य कहलाती है। जैसे 30 है तो 30 क्या है, 5 × 6 से बना है, इन दोनों की गुना करेंगे तो 30 होगा। तो इस उदाहरण में 5 और 6 संख्या 30 के गुणनखंड या अपवर्तक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संख्या 35 और 6 के गुणज का गुणज या अपवर्त्य है। तो देखो अपवर्तक 5 और 6 अपवर्तक है किसके है, 30 के। और इसमें क्या है कि 35 और 6 के गुणज या अपवर्त्य है। ठीक है, इन दोनों में आपको समझ आया होगा। आप कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं अगर नहीं आया तो। जैसे 4 के गुणज क्या है, 4 के गुणज 4, 8, 12, 16 ये गुणज हो गए, गुणज यानी अपवर्त्य हो गए। 5 के हो गए 5, 10, 15, 20, 6 के हो गए 6, 12 यानी पहाड़ा, और 18, 24 अपवर्त्य यानी पहाड़ा, जैसे आपके पहाड़े होते हैं। अपवर्त्य तो होगी ये छोटी संख्या, जैसे जो आपके गुणनखंड हो गए, जैसे 5 और 6 की गुना करके 16 आ गया तो 5 और 6 आपके फैक्टर हो गए। और अपवर्त्य हो गए जैसे 5 और 6 के ये अपवर्त्य हो गए 30। जैसे मान लेते हैं कि आप अपवर्त्य आपके पहाड़ा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखो, तो आप क्या लिखोगे। जैसे 3 का पहाड़ा लिख दिया, 6, 9, 12, 15, तो ये आपके अपवर्त्य आ गए। अगर आपको बोल दिया गया जैसे 30 है कि अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 5 × 6 या लिखोगे 2 × 3 × 5, तो ये आपके आ जाएंगे अपवर्तक। अब अपवर्तक और अपवर्त्य यानी गुणनखंड गुणज में आपको अंतर समझ आया होगा। एक होगा फैक्टर, एक होगा मल्टीप्लाई यानी गुना, अपवर्त्य या अपवर्तक। तो कोई संख्या अपने सभी अपवर्तकों का अपवर्त्य होती है और किसी संख्या का प्रत्येक गुणज अपवर्त्य उस संख्या के बराबर या बड़ा होता है। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या सीमित रहती है, असीमित रहती है, असीमित। अपवर्त्य कितने भी हो सकते हैं, आप कितने बड़ा कर लो, हम अनंत तक होती है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य होती है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याएं 2, 3, 1, 2, 3 आदि से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अपवर्त्य कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अपवर्त्य, अपवर्तक, अपवर्त्य है ना, समापर्तक और समापर्त्य।
समापवर्तय। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम जो आज हमने पढ़ा है तो इन्हीं पर आधारित जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।